प्रिय मित्रों, नमो नमः। यूट्यूब चैनल संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। यूपी टेट का एग्ज़ाम 28 नवंबर को होने वाला है। उसको ध्यान में रखते हुए समास प्रकरण का यह दूसरा प्रैक्टिस सेट है, जिसमें 30 ऐसे महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों को रखा गया है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आइए इसे हम लोग व्याख्या के साथ, ट्रिक के साथ हल करते हैं। यदि आप लोग इससे हल कर लिए मित्रों, तो आप लोगों को परीक्षा में उलझने का, कन्फ्यूजन होने का चांस न के बराबर होगा। आइए देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 1 को। कुपुत्रः में समास है। कुपुत्रः में कौन समास है? ऑप्शन ए देखिए, उपपद तत्पुरुष, विकल्प बी में प्रादि तत्पुरुष, सी में कर्मधारय, डी में द्वंद्व। तो कुपुत्रः में कौन सा समास है? आप लोग समझ सकते हैं, कुत्सितः पुत्रः। आप लोग इतनी देर में अनुमान लगा लिए होंगे कि यह प्रादि तत्पुरुष समास है, अतः इसमें का विकल्प बी सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 में। धनदः में समास है। धनदः में समास है, विकल्प ए प्रादि तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी उपपद तत्पुरुष, डी अव्ययी भाव तत्पुरुष। तो धनदः, इसमें धनम ददाति इति धनदः, तो अर्थात इसमें उपपद है, अतः यहाँ पर उपपद तत्पुरुष समास हो जाएगा। विकल्प सी आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष किस समास को कहते हैं? विकल्प ए कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, द्विगु। तो समानाधिकरण समास पूछ रहा है मित्रों। तो समानाधिकरण जो समास होता है वह कर्मधारय समास में होता है। समानाधिकरण जैसे ही तत्पुरुष के व्यधिकरण समानाधिकरण जो दो भेद होते हैं, उसमें जैसे ही समानाधिकरण होता है तो इस समानाधिकरण को कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें एक पद विशेष्य होता है तो एक पद विशेषण होता है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, अनुक्त समास का विग्रह होगा। अनुक्तः का समास विग्रह होगा। ए न उक्तः, बी अनुउक्तः, सी अनुउक्तः, डी न उक्तः। तो अब तक तो आप लोग इसका उत्तर समझ गए होंगे। क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन संख्या डी, न उक्तः अनुक्तः। इसमें आपका नए तत्पुरुष समास है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। मास पूर्वः का समास विग्रह होगा। मासाय पूर्वः, मासम पूर्वः, मासेन पूर्वः, मासात पूर्वः। तो यहाँ पर मित्रों एक चीज़ हम लोग देख लेंगे कि पूर्व के योग में जैसे पूर्व के साथ कौन सा समास होता है? तृतीया तत्पुरुष होता है। पूर्व में पूर्व के साथ कौन होता है? तृतीया तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पर देखिए, मासाय में चतुर्थी दिया है, मासम में द्वितीया है, मासात में पंचमी है। तो यहाँ पर अब आप लोग समझ सकते हैं जो मासेन है, यहीं पर तृतीया हमको विभक्ति मासेन में नज़र आ रही है। अतः इसका जो सही आंसर हो जाएगा मासेन पूर्वः, सी ऑप्शन। अब आगे बढ़ते हैं, 6वें प्रश्न को देखते हैं। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय का उदाहरण है। देखिए यहाँ पर विशेषण पूर्व पद कर्मधारय का उदाहरण पूछ रहा है। अब देखिए, जैसा हम लोगों ने चर्चा किया कि कर्मधारय में एक पद विशेषण होता है, एक पद विशेष्य होता है। तो यहाँ पर देखिए, अब विशेष्य है ना, ये रहा विशेष्य। तो यहाँ पर पूछ रहा है विशेषण पूर्व पद, यानी कि जिसमें विशेषण पूर्व पहले होता है उसको हम विशेषण पूर्व पद कहते हैं। उस कर्मधारय को विशेषण पूर्व पद कर्मधारय कहते हैं। तब आप लोग देखिए इसमें विशेषण किसमें पहले है? ऑप्शन ए है नीलोत्पलम, बी प्रभाकरः, सी दिनकरः, डी सरसिजम। तो सरसिजम में तो है नहीं। प्रभाकरः, आपका जो प्रभाकरः समास है इसमें भी नहीं है। दिनकरः इसमें भी नहीं है, क्योंकि जो प्रभाकरः है और जो दिनकरः है, इन दोनों में, प्रभाकरः और दिनकरः दोनों में उपपद हैं ना।
तो उपपद हैं दोनों में, तो दोनों में उपपद तत्पुरुष समास होगा। और जो सरसिजम है, यह आपको जो सरसिजम दिख रहा है, इसमें अलुक तत्पुरुष समास है ना। साथ में यह भी जानते ये चलिए, तो आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से सुविधा होगी। इसमें अलुक तत्पुरुष समास है। तो अब बचा क्या हमारा, नीलोत्पलम, है ना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका जब हम लोग विग्रह करेंगे तो विग्रह क्या हो जाएगा, नीलम उत्पलम, क्या हो जाएगा, नीलम उत्पलम। ठीक है। अब देखिए नीलम उत्पलम यहाँ पर हो गया। तो नीलम जो है इसका विशेषण है, और उत्पल अर्थात जो कमल है वह क्या है, विशेष्य है। उत्पल जो कमल है वह विशेष्य है। तो यहाँ पर विशेषण हमारे पूर्व पद में है नीलम, तो इसलिए ये विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समास हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, उपमान पूर्वपद कर्मधारय। अब देखिए एक होता है उपमान, एक होता है उपमेय। यहाँ पर उपमान पूर्वपद कर्मधारय पूछा जा रहा है। विकल्प ए है शरदिजः, महाकवि, प्राचार्य, घनश्याम। अब हम लोग देख लेते हैं शरदिजः। शरदिजः में भी देखिए अलुक तत्पुरुष समास है। इसमें भी पद का लोप नहीं होता, विभक्ति का लोप नहीं होता है। शरद जो जिसमें सप्तमी विभक्ति दिया हुआ है, इसमें विभक्ति का लोप नहीं हुआ है, इसलिए यह भी जो है अलुक तत्पुरुष समास हुआ, तो यह नहीं हो सकता। प्राचार्य आप लोग समझ सकते हैं, इसमें गति तत्पुरुष है, तो यह भी उपमान पूर्वपद कर्मधारय नहीं होगा इसमें। महाकवि, महाकवि में आपको कर्मधारय तो है, लेकिन इसमें आपका विशेषण जो है, महा जो है वह विशेषण है ना। महा क्या है, कवि कैसे है, महान है, तो यह जो महा है वह विशेषण है, तो विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समास होगा महाकवि में। अब बच क्या जाता है हमारा, घनश्याम, घन इव श्याम, यानी कि बादल के जैसे श्याम। तो घन क्या है, उपमान है, श्याम है ना, क्या हुआ, उपमेय। तो यहाँ पर जो उपमान होगा वह पूर्व पद में है, इसलिए उपमान पूर्व पद कर्मधारय किसमें हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी घन श्याम में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, प्रश्न संख्या 8 पर। तो द्वंद्व समास के कुल ऑप्शन देख लीजिए, 2, 3, 5, 4। तो द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, एक शेष द्वंद्व और समाहार द्वंद्व, और आपका होता है एक इतरेतर द्वंद्व। इस प्रकार से यह आपके 3 प्रकार के द्वंद्व समास होते हैं। प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं, राम लक्ष्मणों में समास है, राम लक्ष्मणों में कौन समास है। अब देखिए वहीं तीनों समास में से पूछा जा रहा है, इतरेतर द्वंद्व है, या एक शेष द्वंद्व है, या समाहार द्वंद्व है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब मित्रों एक शेष द्वंद्व उसे कहते हैं जो दोनों पदों में से एक शेष बचे, जैसे कि पितरौ, माता और पिता में से एक शेष बच जाता है पितरौ, तो यह एक शेष द्वंद्व होता है। समाहार द्वंद्व उसे कहते हैं जहाँ पर कि समाहार की बातें हो, जैसे कि पाणिपादम, पाणिपादम में समाहार द्वंद्व है, अहोरात्रम, रात और दिन का समूह। अब बच जाता हम लोगों का इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में मित्रों जब समास प्रयुक्त होने वाले शब्द के अर्थ अपनी अपनी प्रधानता अलग अलग प्रदर्शित करते हैं, तब वहाँ पर इतरेतर द्वंद्व होता है। जैसे अब देखिए राम लक्ष्मणौ, है ना। अब यहाँ पर देखिए राम तथा लक्ष्मण दोनों का अलग अलग अस्तित्व दिया हुआ है, दोनों का अलग अलग अस्तित्व है, इसलिए यहाँ पर कौन सा द्वंद्व हो जाएगा, इतरेतर द्वंद्व, ऑप्शन संख्या ए सही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, द्विगु समास का भेद किसका भेद है, अव्ययी भाव का है, द्वंद्व का है, कर्मधारय का है, या द्विगु का है। तो द्विगु का भेद हो ही नहीं सकता है ना।
द्विगु तो द्विगु का भेद हो ही नहीं सकता है, द्वंद्व का भी भेद नहीं है, अव्ययी का तो कोई भेद ही नहीं है। अब ऑप्शन क्या बच जाता आप लोगों को? सी। किसका भेद है? द्विगु समास कर्मधारय का। अब प्रश्न संख्या 11 पर चलते हैं। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। देखिए यहाँ पर यदि इसको आप लोगों ने समझ लिया तो कभी भी आप लोग गलत नहीं करेंगे परीक्षा में। देखिए कैसे ऑप्शन दिया हुआ है। सुपुरुषः, सपुत्रः, ससखी, सवर्णम। तो बहुब्रीहि समास में जो राइट आंसर, अब इसमें से आप लोग तब तक ढूंढ लीजिए। अब इसका राइट आंसर पहले हम बता देते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, सपुत्रः, है ना। सपुत्रः अर्थात पुत्रेण सह। क्या होता है? पुत्रेण सह, यानी पुत्र के साथ। तो इतना याद रखिएगा मित्रों आप लोग कि सह के योग में, है ना, सह के साथ में जब बहुब्रीहि समास में साथ अर्थ वाले सह का समास होता है, यानी सह जब आएगा तो उसके साथ बहुब्रीहि समास होता है। सह को विकल्प से स हो जाता है। यहाँ पर इस सह को विकल्प से स हो जाता है यदि सह आता है तो सपुत्रः पुत्रेण सह, पुत्रेण सह, सपुत्र। अभी सह को स बचता है सिर्फ, तो यहाँ पर सपुत्र हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और दिया हुआ, बाकी अन्य विकल्पों को समझ लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ सवर्णम। सवर्णम यहाँ पर आपके सादृश्य के अर्थ में दिया हुआ है, जिसमें कि वर्ण के समान, वर्ण के समान। इसमें आपका सादृश्य के अर्थ में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ससखी, मित्र के जैसा। यहाँ पर देखिए ससखी दिया हुआ, मित्र के जैसा होगा। सदृशः सख्या, तो इसमें भी देखिए अव्ययी भाव समास होगा। सुपुरुषः, सुपुरुषः में आप लोगों को जो समास हो जाएगा, इसमें भी बहुब्रीहि समास नहीं होगा। इसमें जो समास होगा या तो आपका प्रादि तत्पुरुष होगा या तो फिर गति तत्पुरुष होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वह होगा सपुत्रः, बहुब्रीहि समास है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 पर चलते हैं। हरित्रातः में कौन समास है? हरिणात्रातः। विकल्प देख लीजिए, सप्तमी तत्पुरुष दिया है, षष्ठी तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष। तो हरिणात्रातः, हरि से रक्षा किया हुआ, तो यहाँ पर तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। विकल्प डी सही है। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, समास विग्रह कितने प्रकार का होता है? 2, 5, 4, 6। तो मित्रों समास विग्रह जो है वह कितने प्रकार का होता है? अब आप लोग समझ गए होंगे, 2 प्रकार का होता है। एक होता है लौकिक विग्रह और एक होता है अलौकिक विग्रह, है ना। यह बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। तो समास विग्रह 2 प्रकार का होता है। अब प्रश्न संख्या 14 पर चलते हैं। अव्ययी भाव समास होने पर समस्त समासिक पद हो जाता है। देखिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास जब होता है तो वह समास बनने पर समस्त समासिक पद क्या हो जाता है? पुल्लिंग एक वचन, या नपुंसक लिंग एक वचन, या स्त्रीलिंग एक वचन, या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि अव्ययी भाव समास होने पर वह समस्त समासिक पद आपका अव्यय बन जाता है, और अव्यय बनने पर वह नपुंसक लिंग एक वचन हो जाता है। अतः विकल्प भी सही होगा। अब प्रश्न संख्या 15 पर चलते हैं। अधिहरि में किस अर्थ में समास हुआ है? विकल्प ए समीप, बी समृद्धि, सी विभक्ति, डी शब्द प्रादुर्भाव। तो अधिहरि में देखिए समीप अर्थ में नहीं होता है, उप इत्यादि लगता है, समृद्धि में भी नहीं लगता है, स इत्यादि लगता है प्रायः, और शब्द प्रादुर्भाव में इति करके प्रायः लगता है ना। इति हरि, है ना। इति हरि जब रहे तो समझिए कि वह शब्द प्रादुर्भाव में उसमें अव्ययी भाव समास हुआ है, और यदि अधिहरि रहे तो यह समझ लीजिए कि वह विभक्ति अर्थ में उसमें समास हुआ है।
तो प्रश्न 15 का सी सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 16 पर चलते हैं। सप्ताह में कौन समास है? तो 16 का पहले अब देखिए, इसमें विकल्प देख लेते हैं। द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। तो पहला जैसा आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है कि पहला पद आप लोगों को संख्यावाची है, सप्ताह, सप्त, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन बी आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, द्विगु समास होगा। अब आप लोग प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। पुत्रश्च पुत्री च, है ना। पुत्रश्च पुत्री च का समासिक पद होगा क्या? पुत्री, पुत्रम, पुत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे ख्याल से आप लोग अवश्य ही इसका सही आंसर सोच रहे होंगे, ऑप्शन संख्या सी, पुत्र। क्योंकि इसमें से एक पद का, जो जैसा कि पहले चर्चा हो चुकी है, एक शेष द्वंद्व, है ना, एक शेष द्वंद्व, जहाँ पर दो पद होते हैं, यानी पुत्र और पुत्री, तो ये दोनों है। तो इसमें से पुत्री का जो है कि न कह करके सिर्फ पुत्र को कहा जा रहा है, एक का हटा दिया गया, एक शेष बचता है, इसलिए पुत्र, यानी कि एक शेष द्वंद्व होगा। ऑप्शन संख्या सी सही होगा। प्रश्न संख्या 18 पर चलते हैं। प्राप्तोदकः में कौन समास है? विकल्प ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व, डी बहुव्रीहि। तो प्राप्तोदकः, इसका जो राइट आंसर है 18 का, अब तक आप लोग समझ चुके होंगे, विकल्प संख्या डी इसका सही होगा। प्राप्तोदकः, ऐसा गांव जिसको जल प्राप्त हो चुका है। प्राप्तम उदकम यम सह, जिसको जल प्राप्त हो चुका है या जिसको जल प्राप्त है, ऐसा कोई गांव या नगर या शहर, कुछ भी कह लें, ऑप्शन संख्या डी सही होगा। प्राचार्य में कौन समास है? अब यहाँ पर देखिए, अभी चर्चा हुई थी, गति तत्पुरुष है या आलुक तत्पुरुष है, उपपद तत्पुरुष है या फिर तृतीया तत्पुरुष है। तो प्रगतः आचार्य, दूर गया हुआ आचार्य। प्राचार्य किसको कहते हैं? प्रगतः आचार्य, दूर गया हुआ आचार्य को हम प्राचार्य कहते हैं। तो यहाँ पर विकल्प संख्या ए सही होगा, गति तत्पुरुष। अब प्रश्न संख्या हम लोग 20 पर चलते हैं। अव्ययी भाव समास निम्न में से किस अर्थ में नहीं होता? अब देखिए, इसमें से आप लोग 3 विकल्प ऐसे होंगे जिसमें अव्ययी भाव समास होगा और एक में नहीं होगा। आइए देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, विभक्ति अर्थ में, समृद्धि अर्थ में, समीप अर्थ में, इन तीनों में अव्ययी भाव समास होता है। एक कलह ही ऐसा बचता है जिसमें कि अव्ययी भाव समास न होकर के कलह वाले अर्थ में आप लोगों को तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, वह भी जैसे कि तृतीया तत्पुरुष। कलह के अर्थ में कौन सा तत्पुरुष होता है? तृतीया तत्पुरुष। कलह के साथ साथ पूर्व, सदृश, समोनार्थ, कलह, निपुण, मिश्र, इस लक्षण, इतने के अर्थ में तृतीया तत्पुरुष होता है, इसे याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21। बलि, हित, सुख, रक्षित के अर्थ में कौन समास होता है? बलि, हित, सुख, रक्षित के अर्थ में कौन समास होता है? तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, द्वितीया तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। अब तक आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे होंगे, अर्थ लगा लिए होंगे। इसका सही आंसर, राइट आंसर बी होगा, है ना। चतुर्थी तदर्थार्थ बलि, हित, सुख, रक्षित सूत्र के द्वारा इन चारों में चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 22 पर चलते हैं। अब्राह्मण में कौन समास है? अब्राह्मण, है ना, अब्राह्मण में कौन सा समास है? प्रश्न संख्या 22 का, इसमें दिया है विकल्प प्रादि तत्पुरुष, अव्ययी भाव, नए तत्पुरुष, कर्मधारय। अब तक तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि इसमें न ब्राह्मण, अब्राह्मण अर्थात नए तत्पुरुष समास होगा। विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 23 पर चलते हैं। दामोदर में कौन समास है? सप्तमी तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु। तो दामोदर, आप लोग इसको तो समझने में बिल्कुल भी भूल नहीं करेंगे। अब तक आप लोग समझ चुके होंगे कि दामोदर में कौन सा समास होगा।
इसका ऑप्शन संख्या सी सही होगा, बहुव्रीहि समास। दामम उदरम यस्य सह, अर्थात श्री कृष्ण, दामोदर मने क्या होता है यह भी जान लीजिए आप लोग, श्री कृष्ण होता है ना, श्री कृष्ण, जिसके उदर पर रस्सी बांध दी गई हो वह। तो श्री कृष्ण के उदर पर रस्सी बांध दी गई थी, दामम उदरम यस्य सह, इसलिए उनको हम दामोदर कहते हैं। अब प्रश्न संख्या 24 पर चलते हैं। पंचगंगम में कौन समास है? तो आप लोग ऑप्शन देखिए, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव। तो यहाँ पर इस संख्यावाची को देख करके आप लोग द्विगु समास बिल्कुल मत लगाइएगा, क्योंकि जैसे ही यदि नदी शब्द का कोई नाम आ जाता है, गंगा, यमुना, सरस्वती, कोई भी नदी यदि नाम आ जाता है, तो इसके पूर्व में यदि संख्यावाची हो तो भी कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। इसे याद रखिएगा, यह परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 25 पर चलते हैं। पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? सप्तमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वितीया तत्पुरुष। तो इसके लिए सिंपल सा लॉजिक है मित्रों, पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम, में का चिन्ह कौन सा होता है? सप्तमी तत्पुरुष, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। भूत बलिह में कौन समास है? तो भूत बलिह में कौन समास है? विकल्प देखिए, ए प्रथमा तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष। अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि बलि के साथ जहाँ पर बलि होता है वहाँ पर कौन सा समास होता है? हित, सुख और रक्षित, सब में कौन सा समास हम लोगों ने पढ़ा था? चतुर्थी तत्पुरुष। तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, बलि के साथ बलि यहाँ पर लगा हुआ है तो चतुर्थी तत्पुरुष होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 पर, निपुण के अर्थ में कौन सा समास होता है? तो यहाँ पर देखिए, अभी जैसा हमने बात चर्चा थोड़ी देर पहले किया था कि पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण, इतने में जो है कि तृतीया तत्पुरुष होता है। तो निपुण के साथ कौन सा हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा, तृतीया तत्पुरुष। इसका जो समास बनता है आचार्य निपुणः ना, आचार्यण निपुणः तृतीया तत्पुरुष होता है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 पर, सहरी में कौन समास है? सहरी में कौन समास है? विकल्प ए बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय। अब तक आप लोग समझ गए होंगे। सहरी, हरे हरे सादृश्यम, हरि के जैसा, हरि के जैसा। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? सादृश्य अर्थ में जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 पर, व्यधिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 5, 4, 7, 6। तो व्यधिकरण समास के मित्रों यह 6 भेद होते हैं। इसका विकल्प डी सही होगा, क्योंकि जो प्रथमा को हम छोड़ देते हैं, उसके बाद एक तरफ तो प्रथमा होता ही है, जैसे ही प्रथमा होगा तब तो वह समानाधिकरण हो जाएगा। अब हम प्रथमा के साथ अब द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी इत्यादि को ले लेते हैं। तो जब हम सप्तमी तक जाते हैं तो यह व्यधिकरण, यानी कि व्यधिकरण तत्पुरुष किसको कहते हैं? जो पूर्व पद और उत्तर पद समान न हो, दोनों अलग अलग हों। यदि पूर्व पद प्रथमा, उत्तर पद भी प्रथमा है, तब तो समानाधिकरण हो जाएगा। पूर्व पद प्रथमा में हो, बाकी जो है कि इधर आपके किसी अन्य विभक्ति का हो, तो वह व्यधिकरण होता है। तो इसके साथ यह 6 भेद हो जाते हैं। यह प्रायः परीक्षा में पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। विद्याधनम में कौन समास है? विकल्प ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी तत्पुरुष, डी अव्ययी भाव। तो विद्याधनम में है ना कौन सा समास है? अब तक आप लोग समझ गए होंगे, कर्मधारय समास है। विद्याधनम में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। अतः विकल्प ए इसका सही हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं मित्रों कि आप लोग इसे अच्छे से हल किए होंगे। आगे इसी तरह से प्रैक्टिस सेट को हल करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमो नमः।